2026 में अगर मैं N8N सीखने जाऊं और मुझे इसमें मास्टरी हासिल करनी है तो मैं ये गलती तो नहीं करूंगा कि मैं एआई एजेंट्स बना रहा हूं, टेम्पलेट्स यूज कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये कंप्लीट वर्कफ्लो मैंने बना रखा है कि मेरा शुरुआत से लेके एंड तक क्या गोल होने वाला है और उसमें मैं क्या क्या चीजें सीखूंगा। और उसके बाद मैं आपको ये एग्जाम्पल भी दे दूं, जब मैं इन कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं था तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, सारे केसेस यूज करके मुझे बहुत डिटेल में N8N आता था, सारे नोट्स को भी यूज करना आता था, लेकिन एक चीज नहीं आता था, वो था माइंडसेट। मेरे अंदर माइंडसेट नहीं था कि किस तरीके से स्केलेबल लेवल पे और अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए अपने को वर्कफ्लो बनाना है। और वर्कफ्लो बनाने के साथ हर बार हमें एआई एजेंट्स यूज नहीं करने, क्योंकि कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज हम लोग खुद कर सकते हैं नॉर्मल नोड लेवल पे, वो चीजें हम लोग एआई एजेंट से नहीं कराते, एआई इंक्लूड नहीं करते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी एआई इंक्लूड नहीं हुआ है, जो लोग थोड़ा सा भी अवेयर होंगे N8N से। और यहां पे अगर मैं आपको दिखाने जाऊं कि मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया कि जो पूरा टास्क इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से हो रहा है, आप देख सकते हो यहां पे भी कुछ सिनेरियो बन रहे हैं, इतना बड़ा वर्कफ्लो, ये चीज मैंने इस तरीके से सॉर्ट आउट कर ली। और ये क्या है, ऑफर लेटर के सारे पॉसिबिलिटीज है। जो मेरे कंपनी में ऑफर लेटर जाता है उसको मैंने ऑटोमेट कर रखा है कि सामने वाला फिलअप करता है वेबसाइट से या गूगल शीट से, तो यहाँ पे एक वेबहुक लगा हुआ है। तो अब ये वेबहुक क्या होता है, फिल्टर्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज है, और ये बेसिक चीज समझने के बाद भी आप गलती कर दोगे और आपके लिए चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आप इस तरीके का वर्कफ्लो नहीं बना पाओगे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं जिससे आप एक्चुअली में कुछ बिल्ड कर पाओगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बन पाओगे। क्योंकि N8N ऐसा नहीं है कि इसमें बस आपको टूल को मास्टरी करनी पड़ती है, बस आपने टूल सीख लिया और चीजें ऑटोमेट हो गई, आप एआई एजेंट्स बना लिए। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं और मैं नहीं चाहता आप वो गलती करो। तो इसीलिए इस रोड मैप को एंड तक देखना, मैं आपको प्रैक्टिकली N8N को ओपन कर करके चीजें मैं बताने वाला हूं। सो इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करें, हमें जरूरत है एक माइंडसेट की। यहां पे आप देख सकते हो फ्रॉम जीरो टू वर्कफ्लो बिल्डर। मैंने जीरो टू वर्कफ्लो बिल्डर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको वर्कफ्लो बिल्ड करने पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप एआई एजेंट्स, एआई पावर्ड वर्कफ्लोज बना रहे हो। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कैसे आप बिना एआई का यूज किए ये चीज क्रिएट कर सकते हो। और एआई का तब यूज करना है जब आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई ऐसा टास्क है जो आप यहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते हो। तो उन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो 10 फेज रहेंगे और ये टाइम का छोड़ दो, ठीक है, क्या चीज़ है। और ये मैं कैसे मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे N8N को यूज़ करते हुए। इसके पहले भी मैं ऑटोमेशन करता आ रहा हूँ। मैंने अपने बिजनेस के लिए ना जाने कितनी सारी चीज़ें ऑटोमेट की है, क्लाइंट्स के लिए ऑटोमेट किया है, इससे भी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाया है। मैं सारे आपको नहीं दिखाना चाहता, अदरवाइज आप ओवरवेल्म हो जाओगे। सो इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी, तो मैंने रिसर्च करने के लिए मैंने खुद से पहले रिसर्च किया था। इस तरीके से मैंने क्लॉड पे दिया, इसको ऑर्गेनाइज किया अच्छी तरीके से। और ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया है रोड मैप का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने कितना ज़्यादा डिटेल में बनाया है ये जो सिलेबस है। और यही सिलेबस मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में। तो मैं एक्चुअली में ये शो केस नहीं करूँगा, अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा सा और दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से चलना पसंद करूँगा। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि माइंडसेट के बारे में। आपके अंदर क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या टूल सीखना है, नोड्स, ट्रिगर्स वगैरह, वेबहुक, एपीआई, वो सारी चीज़ें बाद की बात है भाई। पहले माइंडसेट डेवलप करो। माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा माइंडसेट है एक्चुअली में, ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लेकिन जो माइंडसेट है हमारा वो कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बने हो, आप एक्चुअली में बने हो कि क्या आपको डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम टाइप के है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखना है। वो आपके लाइफ में भी आ सकता है, किसी और के लाइफ में भी आ सकता है। या फिर जो प्रॉब्लम चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने की जगह ये भी हो सकता है जो ऑलरेडी चीज़ें काम कर रही है, जो वर्किंग कंडीशन में, क्या आप उसको एफिशिएंट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अपना जो काम चल रहा है वो चल रहा है। जैसे कि मुझे फॉलोअप लेना है लीड से, ठीक है, मुझे फॉलोअप लेना है, मुझे कंफर्मेशन भेजना है, कंफर्मेशन भेजना है, ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंफर्मेशन भेजना चाहता हूँ। कंफर्मेशन किस चीज़ का, किसी ने बुक किया कोई कंसल्टेशन, लेट सपोज आप डेंटल क्लिनिक जा रहे हो, आपने अपॉइंटमेंट बुक किया, आप या फिर कहीं और जा रहे हो, जैसे कि सर्जरी कराना है आपको, या फिर कुछ इंक्वायरी कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको वापस मेंबरशिप लेनी है, आपका मेंबरशिप एक्सपायर हो गया तो आपको उनसे फॉलोअप लेना है। तो वो चीज़ आप ऑलरेडी एक सिस्टम बना सकते हो, इस चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो कि आपको लेना ना कभी कभार फंबल हो जाता हूँ, बट यस, कभी कभार ना लेना पड़े, ठीक है, फॉलोअप वगैरह।
सो ऑटोमेशन वो इम्पॉर्टेंट है यार, इसलिए पानी पी लेना चाहिए। तो पानी पी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा था कि हमें लेना है फॉलोअप। अब फॉलोअप जो हमें लेना है, ये चीज़ हम लोग ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ये हमारे बेसिस पे ऑटोमेटिक उसे ईमेल रिमाइंडर जा सकता है, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज जा सकता है। तो हम इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं और इवन हम लोग प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग ऑटोमेशन का यूज़ करेंगे। अगर मान लो आप ईमेल रिमाइंडर डाल रहे हो लेकिन उसमें आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, तो रिस्पॉन्स क्यों अच्छा नहीं मिल रहा उसको डायग्नोस करना है, और एआई के बेसिस पे हमें एक समरी रिपोर्ट बना रही है। ठीक है, समरी रिपोर्ट बनानी है और समरी रिपोर्ट में हम लोग पॉइंट्स देंगे कि 1 से 10 के बीच में कि इस पर्सन के कितने चांसेस है परचेज करने का। तो ये चीज़ें कैसे होती है, इस लेवल की थिंकिंग कैसे रखना है, तो वो कैसे करना है वो आगे चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ आप सर्च भी कर सकते हो कैसे करना है। आप नॉर्मल चैट जीपीटी में डालोगे, क्लॉड में डालोगे, तो वो चीज़ आप वहाँ से ऑब्वियसली सीख सकते हो आसान तरीके से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था इवन कि माइंडसेट एंड प्रोसेस में ऑटोमेशन कैसे एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको ये जानना पड़ेगा। एफिशिएंसी और लेवरेज में क्या फ़र्क है। एफिशिएंसी जो चीज़ें ऑलरेडी काम करी उसको आप और एफिशिएंट बना देते हो ऑटोमेशन का यूज़ करके। तो ऑटोमेशन के लिए हम लोग N10 यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि N10 ही है, N10 के अलावा और भी टूल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मोस्ट ऑटोमेशन कोर्सेज टीच यू अ टूल, दिस कोर्स टीच यू हाउ टू थिंक N10 इज यूज फॉर प्राइमरी एग्जीक्यूशन। अब मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में मैं पूरा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ N10 का इस यूट्यूब चैनल पे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ रोड मैप पे वो चीज़ आपको मिलने वाला है। उसके लिए वेट करो, उसका मैं बताऊंगा एंड में कि क्या सारी चीज़ें हैं, आपको कैसे मिलेगा। लेकिन आप ये समझो, ये जो मैं रोड मैप आपको दे रहा हूँ ये टूल स्पेसिफिक नहीं है जो N10 है। इसके अलावा आप कोई भी यूज़ करो, जैपियर यूज़ करो, मेक यूज़ करो, या फिर लैंगचेन वगैरह भी, आपका लैंग ग्राफ है, आपका एयर फ्लो है, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करो। और जो कि या फिर कोई फ्यूचर प्लेटफॉर्म आएगा तो उस पर आप काम कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप इनको समझ गए तो आप कोई भी टूल यूज़ करो उसको आप आसानी से क्रैक कर लोगे। लेकिन ये N10 स्पेसिफिक है, तो मैं N10 का टूल यूज करके बताऊंगा, और N10 सबसे फेमस चल रहा है। N10 में सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, आप एरर हैंडलिंग वगैरह, ह्यूमन इन लूप बहुत एडवांस लेवल पे कर सकते हो। क्यों इसका मोड है आपका, अगर आप सेल्फ होस्ट में जाओ तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में आपको मिल जाती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अब वर्कफ्लो यू कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन अ वाइट बोर्ड, यू कैन नॉट ऑटोमेट रिलायबली। वैसे वाइट बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, लेकिन काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक बोर्ड मेरे पास है, यहाँ पे जो पेपर है बेसिकली, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, बीच में क्या क्या स्टेप्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे। तो वो चीज़ें आपको ऐसा शीट ऑफ पेपर में लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे बात मैं N10 यूज़ करने की नहीं कर रहा हूँ शुरुआत से ही, मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेट करने की इन सम प्रोसेस की। जैसे कि आप ये देखो कि यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, यहाँ पे 4 लेवल पे चीज़ें होगी। पहला आप पूरा का पूरा वर्कफ्लो बनाओगे, आपको कोशिश यही करना है कि यहाँ पे कोई भी रूल बेस्ड चीज़ें नहीं रहेगी, यहाँ पे 100% प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप इनपुट डालोगे हर बार आउटपुट अलग मिल रहा है। लेकिन जब AI पावर्ड वर्कफ्लो आप बनाते हो तो आपको जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो हाई रहती है, लेकिन AI जो रहता है वो प्रिडिक्टेबिलिटी कम कर देता है, मतलब पूरा 100% नहीं रहता कि एक्यूरेसी रहेगी। तो वो वहाँ पे एक ड्रॉबैक रहता है उसका। लेकिन हाँ, हम लोग एआई से काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल कर देते हैं, तो इसलिए हमारा मेन पर्पस ही रहता है एआई को मैक्सिमम जगह यूज़ ना करें प्रिडिक्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाते हैं तो वहाँ पे डिसीजन एआई लेता है, तो वहाँ पे भी 100% आपकी प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं रहती। आप इसको बढ़ा सकते हो अच्छा सिस्टम प्रॉम्प्ट देके, सिस्टम बना के, प्रॉपर तरीके से एक्सेस लेवल मैनेज करके और स्केलेबिलिटी में करके, एरर हैंडलिंग करके, तो उन चीज़ों को भी मैनेज किया जा सकता है इसके थ्रू। लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको बेसिक्स पता ही नहीं होगा, एरर हैंडलिंग क्या होता है, ह्यूमन इन लूप क्या होता है, मल्टीपल एजेंट्स कैसे आप सेटअप कर सकते हो, तो बात नहीं बनेगी। और यहाँ पे हम लोग बात करें मल्टी एजेंट सिस्टम्स की, तो यहाँ पे देखो मल्टी एजेंट सिस्टम्स आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस लेवल पे बढ़ना है, पहले इस फेज को कंप्लीट करना है वर्कफ्लोज वाला, फिर एआई पावर्ड वर्कफ्लोज बनाना है, फिर एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाना है, फिर मल्टी एजेंट आपको सिस्टम्स बनाना है जिसमें एक एआई एजेंट के नीचे और 2-3 एआई एजेंट रहेंगे। फिर उस 2-3 एआई एजेंट में जो एआई एजेंट है, एक एआई एजेंट के अंदर और एआई एजेंट्स रहेंगे। तो सोचो कितना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ये। तो वो चीज़ आपको बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको वही बताया कि आपको पहले एक बोर्ड में एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या चीज़ें क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मुझे एक फॉलोअप सिस्टम क्रिएट करना है, या फॉलोअप सिस्टम ही नहीं, बहुत सिंपल मानता हूं कि यहाँ पे किसी ने फॉर्म फिलअप किया मेरे वेबसाइट पे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ सबसे सिंपल, किसी ने फॉर्म फिलअप किया मेरे वेबसाइट पे आके। अब ये वेबसाइट में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसे
क्या हो, इसको एक ईमेल चले जाए कि थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म, और फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ये चाहिए कि इसका लीड जो है एक गूगल शीट पे अपडेट हो जाए। ठीक है, गूगल शीट पे अपडेट हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ। और गूगल शीट पे अपडेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैं मानता हूँ, फॉर्म होगा, ईमेल होगा, लीड जो है अपना गूगल शीट पे अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ इसे 2 डेज बाद, 2 डेज तक हम लोग वेट करें। ठीक है, 2 डेज तक हम वेट करें, और 2 डेज वेट करने के बाद इसे एक अगेन ईमेल जाए कि हमारे टीम से कोई आपको रीच आउट किया कि नहीं किया, आपका स्टिल कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद एक सीक्वेंस चालू हो जाए कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम इसे न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब कर लें ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और सेम परचेज के साथ भी होता है। अब मान लो किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अब परचेज करने के बाद उसे डिलीवरी का मेल डालना है, उसको ब्ला ब्ला करके सारी चीज़ें करनी है। अब इसमें कहीं पे भी एआई का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे एआई का यूज करना है तो मैं कहां कर सकता हूं। अब इसने प्रोडक्ट कौन सा परचेज किया, ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा परचेज किया। अब प्रोडक्ट जो परचेज किया उसके बेसिस पे मेरे पास क्या क्या आइटम है, ठीक है, क्या क्या आइटम है जो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो मैं ऐसा लॉजिक बना सकता हूं कि एआई एजेंट है मेरा, ठीक है, मेरा एआई एजेंट। और इस एआई एजेंट के पास ना टूल का एक्सेस है। ठीक है, टूल क्या होगा मैं बताऊंगा आगे। टूल्स में क्या होता है, इसके पास डेटाबेस का एक्सेस है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से ट्रेन कर रखा है कि आप देखो मेरे डेटाबेस पे, ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में इसने परचेज किया है। तो हो सकता है हर वीक चेंज हो, ट्रेंड चेंज हो, हर हफ्ते, हर महीने, हर सीजन के अकॉर्डिंग ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ट्रेंड चेंज होगा, मैं बार बार तो ट्रेंड नहीं करूंगा, तो उसके लिए मैं एक एआई एजेंट बना दूंगा जो हर ट्रेंड के बेसिस पे डिसीजन ले पाएगा। या फिर मैं एआई एजेंट के पास एक और एआई एजेंट रख सकता हूं जो ट्रेंड के बेसिस पे करेगा, इस हफ्ते क्या चल रहा है उसको पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट भेज देगा कि समर का है, विंटर का है, तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना समर विंटर में क्या जाना चाहिए, वो हर बार उसको मेल कर देगा। तो इस तरीके से मैं सिस्टम बना सकता हूं जो चीज एआई एजेंट्स करेंगे। तो यहां पे मुझे एआई असिस्टेंस चाहिए जहां पे डिसीजन मेकिंग आपकी इंपॉर्टेंट हो, जहां पे आपको कोई चीज एनालाइज करना पड़ रहा है, जहां पे आप अगर खुद डिसीजन लेने जाओ तो आपको टाइम लगेगा और एआई के ऊपर छोड़ना चाहते हो। लेकिन एआई यहाँ पे कैसे डिसीजन ले रहा है, सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसे आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं एन ओपन कर दूं ना, तो एन ओपन करने के बाद आपका जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे, एडिटर, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, ऐसे 3 चीजें रहती है। तो आपको इवैल्यूएट भी करना पड़ता है कि आपका जो एआई है वो कैसे कर रहा है। तो इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी है। तो इसको काफी लोग यूज नहीं करते, मैं ही बहुत समय तक यूज नहीं कर रहा था। तो ये भी रिलायबिलिटी आपका बढ़ा देता है। फॉल बैक मैकेनिज्म होता है, बहुत सारी चीजें होती है, डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, देयर अ लॉट ऑफ थिंग। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी बन रही है, लेकिन बहुत इन डेप्थ रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से चीजें चलती है। प्रोडक्ट है, इसके बेसिस पे ये डिसीजन देगा और मेल हमें कर देगा। तो अगर इन केस मुझे ये चीज बनाना है आपको या फिर दिखाना है तो मेरा क्या रहेगा, जैसे ये एन है। अब एन कैसे ओपन किया मैंने यार, आप नॉर्मली सर्च करोगे एन और आपको मिल जाएगा। ये एन आपको मिल गया। यहाँ पे आप एन में जाओगे, n10.io, अब यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो। बहुत सिंपल है, नॉर्मल साइन इन करोगे, साइन इन या फिर साइन अप करके अकाउंट एक बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 13 डेज फ्री ट्रायल लेफ्ट दिखा रहा है, 14 डेज का ट्रायल आपको मिलता है फ्री में। अगर आपको ये एन यूज करना है लिटरली, तो आप इसको लोकल होस्ट भी कर सकते हो। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है अगर एन आपको यूज करना है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो एन यूज करने के लिए, अगर आपको एन यूज करना है तो आपके पास ऑप्शन जो है वो है, 2 ऑप्शन है। एक, या तो आप इनका सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। दूसरा, आप इसको लोकल होस्ट में रन कर लो। लोकल होस्ट यानी कि अपने सिस्टम में, जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, तो यहां पे ही मैं लोकल होस्ट में रन करूंगा, यानी कि अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लूंगा। तो मेरा लैपटॉप जब चलेगा, जब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड रहूंगा, तब मेरा ऑटोमेशन वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए लोकल होस्ट एक रिलायबल तरीका नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए बहुत एसेंशियल है। तो इससे आप कर सकते हो। अदरवाइज जो इनका फ्री ट्रायल रहता है उससे आप सीख सकते हो, जो 14 डेज का रहता है, 14 डेज वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बेस्ट रहता है। 14 डेज आप ले लो, फिर उसके बाद दूसरा ईमेल आईडी यूज कर लो अगर आपको 14 डेज से और ज्यादा लग रहा है। और अगर आपको ऐसा है कि हाँ भाई लेना ही है सब्सक्रिप्शन आपको, तो सब्सक्रिप्शन जाके आप ले लो यहाँ पे।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप N10 में जाओ, यहाँ पे अगर प्राइसिंग में जाओगे तो ऑलमोस्ट आपका शायद 2300 या 2400 पड़ेगा पर मंथ का। यूरोज में आपके प्राइसिंग यहाँ पे दिख जाते हैं, तो 20 यूरोज लिखा हुआ है एनुअली, पर अगर मंथली करें 24, यानी कि मान लो 2400-2500 रुपये आपको पड़ जाएंगे यहाँ पे। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्राइसिंग एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ये लोकल होस्ट भी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सेल्फ होस्ट। सबसे बेस्ट जो है वो सेल्फ होस्ट है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने सेल्फ होस्ट कर रखा है। जो आप मेरा ऑटोमेशन देखोगे, ये जो n10.s.srb करके है, और ये hstgr.cloud लिखा है, तो मैंने होस्टिंगर से किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे होस्टिंगर n10 सेल्फ होस्ट, इवन मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। आप मेरे लिंक से अगर करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पे। तो अगर मैं इस पे जाऊँ तो सेल्फ होस्ट वाला लिंक मुझे मिल जाएगा, ठीक है। डिप्लॉय N10 इन 1 क्लिक, तो यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो N10 को जस्ट 1 क्लिक के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है यहाँ से। और आई डोंट नो ये क्यों लोड हो रहा है, ओके हो गया ये। अब यहाँ पे आप इसको गेट स्टार्टेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी दो N10 रहता है, एक नॉर्मल N10 रहता है और एक N10 विथ क्यू मोड रहता है। आपको क्यू मोड इंस्टॉल करना है, क्यों करना है वो आपको इस रोड मैप के एंड तक समझ आ जाएगा, तो उसका क्या सीन है। सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वापस N10 से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि व्हाइट बोर्ड में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करना और सोचना कि कैसे मैं इसको बिना एआई के यूज कर लूंगा, बिना एआई एजेंट के यूज कर लूंगा, बिना एआई को इंक्लूड किए कर लूंगा। मुझे ऑटोमेशन बनाना है, मुझे चीज को ऑटोमेट करना है, टास्क अपने आप परफॉर्म हो, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। वो सुना नहीं है, कोई सिविक सेंस ही नहीं है लोगों को। तो मैं रील भी बनाने का सोच रहा था बट बनाया नहीं अभी तक। लेकिन आप मान लो, आप आजकल के ऑटोमेशन वाले सिस्टम में सिविक सेंस ही नहीं है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मजदूरों की तरह और वो पीछे चलता जा रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि लोग बोले कि भाई लोग जलने लगे, लोग जो ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हैं, जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, उनको आपको जलाना है या फिर आपको खुद को बेहतर साबित करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जलाने पे ध्यान मत दो, खुद को बेहतर साबित करो, दूसरों से आगे निकलना, यही हमारा मेन मकसद होना चाहिए, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो वर्कफ्लो फर्स्ट रूल, मैंने आपको ये बताया कि वर्कफ्लो फर्स्ट रूल होना चाहिए। अपने को बिजनेस को ऑडिट भी करना है, जैसे टॉप से डाउन तक बिजनेस को ऑडिट करना है, उसके पेन पॉइंट्स देखने हैं कि उसमें क्या पेन पॉइंट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ROI फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे जिसमें टाइम फ्रीक्वेंसी रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको बार बार कोई चीज़ रिपीट करनी पड़ती है तो वो चीज़ हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं N10 के थ्रू। जिसमें रेट का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस चीज़ में हम लोग काम कर सकते हैं। तो टाइम, फ्रीक्वेंसी, रेट, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम लोग ROI फॉर्मूला बनाते हैं। आगे हम लोग चीज़ें कवर करेंगे, जैसे मैं कोर्स लॉन्च करूंगा इसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर N10 का कैनवस आपको समझना है कि भाई N10 काम कैसे करता है। जैसे ये कैनवस क्या है, अब यहाँ पे मुझे कोई चीज़ वर्कफ्लो बनाना है स्क्रैच से, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पे प्लस का बटन होता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर होता है, यहाँ पे ट्रिगर लगा दिया, प्लस बटन में जाके मैंने यहाँ पे कोई फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया। तो इस तरीके से आगे बढ़ बढ़ के मुझे यहाँ पे अब कोई गूगल शीट कनेक्ट करना है तो गूगल शीट मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे अप एंड रो वाला, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे मुझे स्लैक पे नोटिफिकेशन भेजना है, मैंने स्लैक सेलेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ कैसे होगा, तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग अगेन अपने इस पे, और यहाँ पे टेस्ट मोड वर्सेस प्रोडक्शन मोड क्या होता है आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब ये चीज़ जो है ना कि डिटेल में, लेकिन मैं इसके ऊपर इतना बात नहीं करूंगा। आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन में पॉज लेके स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हो। अब ये मैं पहले फेज में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे जो है वो थोड़ा टेक्निकल जाता है, तो उसके ऊपर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा। ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो यही वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी। सो टेस्ट मोड क्या होता है, प्रोडक्शन मोड क्या होता है, आपको वो समझना पड़ेगा। क्योंकि जो N10 होता है ना, यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो जब तक हम लोग इसको पब्लिश नहीं करेंगे, हम लोग यही इसी लेवल पे टेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं सेट मॉक डेटा करूंगा तो ये मॉक डेटा सेट कर देता है। अब देखो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो है ये क्या है, ये जेसन फॉर्मेट है, तो ये भी अभी हम लोग समझेंगे। सेव करते हैं। अब इसको सेव करने के बाद अगर मैं फिल्टर में जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नोड एग्जीक्यूट हो गया। अब नोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे डेटा हो गया। तो अब ये डेटा का फ्लो कैसे होता है आपको ये समझना है। अगर मैं यहाँ पे गूगल शीट पे जाऊंगा और इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पे देखो गूगल शीट पे नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम थ्रो कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम कैसे आपको देखना है, प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करना है, उसके ऊपर आते हैं। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल बोल रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, साइन इन विद गूगल करना पड़ेगा ताकि मैं गूगल शीट को एक्सेस कर पाऊँ।
तो वो चीज़ है कि आपको क्रेडेंशियल वगैरह क्या होता है वो पता होना चाहिए। ट्रिगर कैसे काम करते हैं, ट्रिगर में ऐसा नहीं कि ये हो गया, ये तो मैनुअल ट्रिगर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। आप चैट कर सकते हो, चैट करने का एक ट्रिगर रहता है जिसमें आप यहीं पे चैट कर सकते हो N10 के अंदर। तो N10 के अंदर चैट का आपके पास ट्रिगर रहता है कि आप चैट कर लो। फिर उसके बाद आपका मान लो ट्रिगर में क्या हो सकता है और कि हम लोग आई गेस मैं टाइम का कर सकता हूँ शेड्यूल। अगर मैं शेड्यूल लिखूँ तो शेड्यूल ट्रिगर है हमारे पास, ठीक है। ये देखो शेड्यूल ट्रिगर आ गया। तो शेड्यूल ट्रिगर क्या होता है, हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम में या फिर हर डे में या मंथ में कोई एक दिन आप पिक करके इसको रन कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल हो जाती है चीज़ें यहाँ पे जब आप बिल्ड करते हो। सो अब आपको ये चीज़ें समझनी है। तो ये बेसिक है गाइज, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको सबसे पहले सीखनी है। तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी दिया। सो टेस्ट मोड क्या होता है, प्रोडक्शन मोड क्या होता है, तो मैं आपको वही बता रहा था टेस्ट मोड और प्रोडक्शन मोड में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको पब्लिश नहीं करते तो हम लोग यहीं पे रन कर पा रहे हैं। अब एक्चुअली में मुझे रन करना है तो ये 7 बजे या 8 बजे रन नहीं होगा। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि हर बार गूगल शीट पे कोई चीज़ अपडेट हो जाए या गूगल शीट का रिपोर्ट निकल के मुझे स्लैक पे मिल जाए। तो मैंने शेड्यूल किया, ठीक है, शेड्यूल किया। अब मैं आपको रियल केस बता रहा हूँ कि रियल केस क्या है। मैं सेट दिस ट्रिगर कर देता हूँ, तो सेट दिस ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे डेज मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये हर दिन चलेगा डेज में, डेज बिटवीन मिडनाइट, मिडनाइट में चलेगा या फिर हर दिन सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे चलेगा। ट्रिगर एट मिनट, मिनट में नहीं करना, डेज बिटवीन ट्रिगर तो 1 मस्ट बी इन रेंज, ठीक है। डेज मुझे डेज ही रखना है, ठीक है, हर एक दिन में रन होगा ये। सो यहाँ पे फिल्टर है हमारा, तो फिल्टर में फिल्टर करेगा इसका कोई चीज़ अगर फिल्टर करना है। फिल्टर वैसे करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं फिल्टर हटा देता हूँ, बस आपको बताने के लिए किया था। और गूगल शीट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अप एंड है वैसे गेट के बहुत सारे ऑपरेशन है, तो आपको ये भी समझने पड़ेंगे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, किस केस में करते हैं, आपका CRUD क्रड क्रूड जो भी होता है वो चीज़ क्या होता है। कभी कभार तो मैं यही सोचता हूँ कि इसको लोग बोलते कैसे हैं, तो मैं तो क्रड ही बोल देता हूँ, ठीक है। सो अप एंड रो काफ़ी लोग क्रूड क्रड CRUD बोलते हैं, तो क्रड है बेसिकली। तो जो क्रड ऑपरेशन है उस चीज़ को कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्रिएट, रीड, आपका यूटिलाइज, डिलीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अप एंड और रो अपडेट इस तरीके से हमें नहीं करना, हमें यहाँ पे गेट करना है तो गेट रोज करेंगे। तो जो भी डिटेल हम लोग गेट करेंगे गूगल शीट वगैरह सेलेक्ट करके, वो एक्चुअली में हमारा स्लैक पे नोटिफिकेशन चले जाएगा, अच्छा ये अपने पास डिटेल आया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग समराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कितने लीड्स आए मुझे ये जानना है गूगल शीट पे, तो मैंने गूगल शीट पे कितने लीड्स आए यहाँ पे समराइज वाला नोट लगा दिया और यहाँ पे स्लैक का बना दिया। इस तरीके से आपका वर्कफ्लो बन गया, बस आपने चीज़ें ऑटोमेट कर ली। तो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक सिनेरियो आपको बता दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये जो चीज़ होता है टेस्ट मोड और प्रोडक्शन मोड में क्या डिफरेंस है कि आपका भी जो है आप यहाँ पे रन कर सकते हो, अब आपको पब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ जाके जब आप इसको सॉल्व कर दोगे प्रॉब्लम, जैसे स्लैक का प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो ये बिना इसके भी पब्लिश हो जाएगा। जब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो पब्लिश आप कर दो वर्जन के साथ और बस गॉट इट हो गया। अब आपको एग्जीक्यूशंस देखने हैं कि भाई आपका रन हुआ कि नहीं हुआ, तो एग्जीक्यूशंस में आपको एग्जीक्यूशंस दिख जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन कहाँ से दिखते हैं। ये जो टेस्ट वाला दिख रहा है ये टेक्स्ट एग्जीक्यूशन का आइकन है। आपको प्रोडक्शन लेवल पे जाना है, अब जो चीज़ें होगी वो प्रोडक्शन लेवल पे होगी, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करती है। और इवन अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोडक्शन और टेस्ट में एक वेबहुक का भी रहता है कॉन्सेप्ट, जो कि आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ वेबहुक में आपको दिख जाता है टेस्ट यूआरएल और प्रोडक्शन यूआरएल। तो आपको हमेशा प्रोडक्शन यूआरएल यूज़ करना पड़ता है प्रोडक्शन लेवल पे। तो आपको इसका डिफ्रेंसिएशन अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जीक्यूशन हिस्ट्री ये सब बता दिया, तो ये पहला पार्ट था, ठीक है। अब इसके बाद जो फेज़ है वो आपको डेटा, लैंग्वेज एंड API बेसिक्स ये समझने। तो इसमें क्या सीन है, जैसे अपने को ये जो मैं आपको वेबबुक बता रहा हूँ, अब यहाँ पे ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, यहाँ पे हम लोग करेंगे लिसन फॉर टेस्ट इवेंट करेंगे। अब वेबबुक जो तरीका है यहाँ पे मेथड क्या होता है, पोस्ट, पैच, आपका गेट मेथड, डिलीट मेथड। यहाँ पे हम लोग चीज़ें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी और वेबसाइट पे, ठीक है। या फिर हम लोग किसी और वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, हम लोग खुद का एक वेबसाइट बनाते हैं, वाइब कोडिंग के थ्रू आप बना सकते हो, किसी और के थ्रू भी बना सकते हो। लेट सपोज मैंने बहुत सारे वेबसाइट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा वर्सल पे, वर्सल पे मैंने डिप्लॉय कर रखा है, तो आपको एक्चुअली में एक वेबसाइट भी चाहिए होगा N10 को फुल लेवल पे यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है,
तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अभी बनाई थी थोड़े समय पहले। अब देखो जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट एंड गो लाइव पे क्लिक करेगा, ये कोई फॉर्म फिलअप करेगा। अभी जो फॉर्म फिलअप करेगा, मैं चाहता हूँ इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ये जो डेटा है मेरे गूगल शीट पे आ जाए। और इनफैक्ट ये चीज़ मैंने अपने एक वीडियो में बता भी रखा है, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इस तरीके की वेबसाइट कैसे बनानी है पूरी एआई के थ्रू, और प्लस डिप्लॉय भी कैसे करना है। यहाँ पे मैंने डिप्लॉय भी किया है जो शेयरेबल है, आप इस लिंक को विजिट भी करके देख सकते हो। तो ये भी मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में, लगभग 35 से 40 मिनट की वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हो अगर आपको सीखना है। तो इस तरीके की वेबसाइट पे आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, उसमें एनीटाइम का यूज़ करके मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन मैं बता दूं कि जो मैं रियल यूज़ केस बोल रहा हूँ जैसे वेबहुक वगैरह का, तो वहाँ पे आता है। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करते हो, ये जो वेबहुक है, तो उस केस में दिक्कत आएगी। तो आपको वेबहुक का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको किसी और एप्लीकेशन के साथ बात करना है तो प्लस में जाके आपको नोट समझना पड़ेगा। जैसे गूगल शीट है, ये तो मैंने बता दिया, जो यहाँ पे ऑलरेडी एन में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। लेकिन जो नहीं है उसके लिए आपको HTTP रिक्वेस्ट समझना पड़ता है कि HTTP रिक्वेस्ट होता है जिसमें हम लोग API बनाते हैं। अब API ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे URL रहेगा। अब यहाँ पे क्वेरी कैसे सेंड करना है, हेडर्स क्या होता है, बॉडी क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है एप्लीकेशन, उनसे कैसे बात करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, वो आपको समझना रहेगा। आपको ये समझना रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सेट दिस ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे स्कीमा डेटा है, यहाँ पे फिर टेबल में आएगा डेटा। आप इसको मल्टीपल फॉर्मेट में देख सकते हो। और जो मेन फॉर्मेट, मेन लैंग्वेज जिसमें कोई भी API, कोई भी एप्लीकेशन, AI जो समझ पाते हैं, वो है जेसन। तो जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जेसन समझना पड़ता है कि जेसन कैसे काम करता है, टाइम स्टैम्प, रीडेबल। अब इसके बाद आपको मैप करना है कोई चीज़। अब मैं जैसा आपको बता रहा था कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करने के लिए साइन इन विद गूगल पे जाके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मली। तो आप ऐसे करके एक्सेस दे सकते हो गूगल शीट वगैरह को। तो अपने मैं ईमेल का एक्सेस दे देता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। तो मैंने एक्सेस दे दिया। तो एक्सेस देने के बाद अब यहाँ पे देखो चूज़ का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने लेट सपोज क्रिप्टो डेटा ले लिया, यहाँ पे शीट में मैंने ये वाला शीट ले लिया। बस मुझे ये लेना है गेट रोज, मैंने अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे तो खैर एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, दिस नोड इज डिसेबल्ड बोल रहा है। ओके ठीक है, मैंने डिसेबल किया था। तो यहाँ पे डिसेबल कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, यहाँ पे मल्टीपल क्या ऑपरेशंस है कन्वर्ट करने का सब वर्क फ्लो में, ऐड टू एन AI, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है वो आपको जानना है। यहाँ पे रीनेम भी हो जाता है आपके सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दिया। एग्जीक्यूट स्टेप करने से मेरे पास जितने भी लीड्स है वो मेरे पास आ गए। अब यार यहाँ पे काफ़ी लोगों ने फिल कर दिया है, ठीक है, मैंने उस वीडियो में शेयर किया था। तो यहाँ पे आपको पता चला कि 26 लीड्स आई है। तो यहाँ पे आपको 26 लीड्स आई है। अब यहाँ पे आपको समराइज करना है, तो यहाँ पे आपने काउंट ले लिया, और काउंट करने के बाद फील्ड आप ले लो कि क्या आपको फील्ड लेना है। तो नंबर रोज, फ़ोन नंबर या क्रिप्टो वगैरह क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल नेम ले लेता हूँ कि नेम कितने हैं। तो एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। काउंट मुझे पता करना है, तो 26 काउंट है, तो 26 लीड्स आ गए मेरे पास। अब मैं स्लैक में जाऊँगा, स्लैक में जो भी चैनल वगैरह रहेगा वहाँ पे भेज दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैपिंग किया। यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है मैपिंग करने के लिए। तो इनफैक्ट अगर मैं गूगल शीट पे भी डेटा डालना चाहूँ या स्लैक पे डालना चाहूँ, या फिर ये डेटा मैं अगेन गूगल शीट पे डालना चाहूँ, ठीक है, तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें होती है। अगर मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ, अपेंड अपडेट रो इन शीट, तो यहाँ पे मैं शीट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। क्रिप्टो डेटा हो गया, यहाँ पे शीट 1 हो गया। अब मुझे कोई चीज़ चेंज करना है, तो यहाँ पे डेट को यहाँ पे जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कैसे होता है, कैसे हम लोग ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कैसे डायनेमिक लेवल पे चीज़ें काम करती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे नेम मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे आ गया कांट डिटरमाइन विच आइटम टू यूज़, ठीक है। यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। अब देखो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए भी आपको एक अलग नोड वगैरह से चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ से अभी हम लोग इसको अगर हटा दें और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वर्क करने लग गया। अब ये चीज़ें कैसे करनी पड़ती है, क्या एक्सपीरियंस, अब देखो मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से सीखना पड़ेगा जो इन चीज़ों को ऑलरेडी फेस कर चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या बेस्ट तरीका है, कैसे चीज़ें सॉल्व करते हैं। अगर आपको एरर आता है, मतलब फिर आप उसी प्रॉब्लम में फंसे रह जाओगे। तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा।
फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया कि डेटा लैंग्वेज एपीआई कैसे काम करता है। फिर उसके बाद कोर नोड्स कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने वेबुक बताया कि वेबुक क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें वो वही तो है। ये वेबुक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ये सारे मेन नोड्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और नोड्स क्या होते हैं? नोड्स बेसिकली वही चीज़ है कि आपको कोई चीज़ परफॉर्म करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, नेक्स्ट एक्शन, तो आपका नोड के फॉर्मेट में रहता है कि आप क्या चाहते हो, कि आपका एक ट्रिगर है, ये आपका एक्शन है, या फिर एआई एजेंट है, वो सारी चीज़ें नोड्स है। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल करना है, शेड्यूल भी मैंने लिया था, ये शेड्यूल वाला। इस तरीके से मल्टीपल सिनेरियो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। सो 15 यूज़ जो है वो एवरी वर्कफ्लो में होता है। जैसे वेट का भी है, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि इतने दिन बाद मेल चले जाएगा। अब लेट सपोज किसी ने फॉर्म फिलअप किया, अब मैं चाहता हूँ उसको मेल चले जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेल का, जीमेल का नोट डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेंड, सेंड अ मैसेज, इसका मैंने डाल दिया मेल का नोड। अब यहाँ पे मुझे चीज़ें करनी है तो यहाँ पे मैं प्लस में डाल दूंगा। और याद रखना, आप सीख नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो कि N8N में रोड मैप होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी है, तो आप समझ के जाओ, कुछ भी सीखना नहीं है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ डिले हो, तो यहाँ पे वेट अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे वेट का एक नोड रहता है। ठीक है, वेट का है। अब वेट कितना समय करना है, तो सेकंड्स में करना है, मिनट्स में करना है, आवर्स में, डेज में, तो मैं चाहता हूँ डेज में। तो 2 दिन बाद ये अपने आप रन हो जाए, तो 2 दिन का डिले यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे रीनेम भी कर सकता हूँ मैं, 2 days डिले, जैसे मुझे समझ आता है 2 days डिले, तो हमेशा रीनेम करना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कर लेना। तो 2 days डिले मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे 2 दिन डिले होगा, फिर उसके बाद अगेन एक मेल यहाँ पे चले जाएगा। तो सिंपल जो मैंने बताया था आपको वो मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेल कैसे ड्राफ्ट करना है वो चीज़ें ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस चीज़ की वीडियो है नहीं। जीमेल यहाँ पे सर्च करते हैं, जीमेल के अंदर हम लोग सेंड सर्च करते हैं, सेंड अ मैसेज। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल सेट करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम काम करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद N8N में हम वापस आते हैं, जो N8N वाला ये मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे क्या देखो, लूप, लूप है, लॉजिक है, एरर हैंडलिंग है। अब देखो लूप्स कब होते हैं, अब यहाँ पे आप समझो, सिंपल जो सिनेरियो मैंने लिया है, यहाँ पे अब मेरे पास कितने आइटम है, 26 आइटम है। ये गूगल शीट से कितने हैं, 26 आइटम। अब मान लो ये 26 जो आइटम है, मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन शाम को देख रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास इंक्वायरी आई है उनको शाम को मुझे वापस एक ईमेल भेजना है कि आपको मेरी टीम से, मेरी टीम की तरफ से कॉल आया कि नहीं आया। 26 के 26 को, किसी दिन 50 होंगे, किसी दिन 26 होंगे, किसी दिन 30 होंगे। मैं लेट सपोज ये करना चाहता हूँ, सिनेरियो मेरा टोटली चेंज हो गया। अब ये जो 26 लोग हैं, इनको मुझे 1 by 1 ईमेल भेजना है, मैं कैसे भेजूंगा? अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे 26 आइटम है, तो हम लोग एक लूप बना लेंगे। ठीक है, कि इसमें जो है ये स्प्लिट इन बैचेस होगा, कि एक एक के बैच में जाएगा। कि सबसे पहले क्या होगा, ये जो एक पर्सन है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ ना मैं डिलीट कर देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लूप में होगा, तो एक बार डन हो जाए तो क्या होगा, तो लूप में क्या होगा, यहाँ पे एक एक आइटम होगा, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे प्लस में जाएंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, जस्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो बस उस पर ध्यान देना। तो सेंड अ मैसेज, तो सेंड अ मैसेज मैंने किया, तो अब लूप में क्या होगा, एक आइटम जाएगा, एक आइटम को ईमेल जाएगा, और ईमेल जाने के बाद वापस यहाँ पे आएगा, और वापस आने का दूसरे को वो ईमेल करेगा। ठीक है, दूसरा लीड, ऐसा करके 26 बार ये यहाँ पे परफॉर्म होगा। ये यहाँ पे आके 26 टाइम्स लूप्स में चलेगा, और फिर एक बार हो जाए तो स्लैक पे मुझे भेज देगा रिपोर्ट। ठीक है, स्लैक पे मुझे रिपोर्ट भेज देगा कि भाई पूरा चीज़ हो चुका है। ठीक है, ये वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए होता है, ये प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग स्लैक में भेज देंगे। तो बस इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करेगी। तो बहुत सिंपल है गाइज, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो लूप्स आपको समझना पड़ेगा, लूप्स कैसे होता है, इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आएंगे कि आप लूप करोगे। फिर एरर हैंडलिंग होता है। अब मान लो कुछ एरर आ गया, ठीक है, इन केस जैसे यहाँ पे मान लो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा नहीं, यहाँ पे तो पहले से ही एरर है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है दी कॉलम टू मैच ऑन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मान लो ये एरर आ गया, तो एरर हैंडलिंग में सेटिंग्स रहता है। सेटिंग्स में आपका रहता है कि कैसे आपको मैनेज करना है, कि यहाँ पे एरर को कैसे करना है, कंटिन्यू करना है या फिर कंटिन्यू यूजिंग एरर करना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है कि एरर हैंडलिंग को आप कैसे करोगे। जैसे स्टॉप वर्कफ्लो मुझे नहीं करना है, मुझे करना है कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट, या फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और अगर कंटिन्यू करते हैं हम लोग,
मैंने क्या किया यहाँ पे, ये वाला बनाया है सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेटिंग्स ले लिया, यहाँ पे कंटिन्यू किया है, यहाँ पे कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो एरर आउटपुट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ब्रांचेस बनते हैं, एक सक्सेस बनता है, एक एरर बनता है। तो एक एरर बनता है तो मैं इसको दूसरी तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा, दूसरे तरीके से हैंडल करूंगा। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए ये एरर हैंडलिंग रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हर एक नोड पे अगर ये फेल हो जाता है, क्योंकि गूगल शीट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, एपीआई का बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया एक बार में, तो आपका सर्विस फेल हो गया, या फिर गूगल शीट जो गूगल का सर्विस है वो अगर कुछ समय के लिए डाउन है, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे? आपको पता ही नहीं है डेटा की कौन सी चीज़ें लूज हो रही है, कहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही। आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए बीच स्टेप में। अगर बीच स्टेप में आपका डेटा लॉस हो गया तो आपको वो डेटा कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो, किसी चीज़ में एड्स रन कर रहे हो, या फिर पैसे लगा रहे हो, तो आपका वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो सोच सकते हो यार, ये रोड मैप ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं क्या बताऊं, जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा ना उसको कितनी सारी चीज़ें पता चलेगी। अब यहाँ पे डेटा नोड्स एंड ऐप इंटीग्रेशन है, जैसे मैंने किया था। अब यहाँ पे डेटा नोड्स के लिए बहुत एडवांस लेवल पे होता है। डेट एंड टाइम का मैंने आपको बताया, मार्क डाउन है, क्रिप्टो नोड है, एक्सट्रैक्ट नोड है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं एक बार देख भी लेता हूँ, क्रिप्टो वाला आई गेस थोड़ा हट भी गया होगा। तो है यार क्रिप्टो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं प्लस में जाता हूँ, ये वैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। चलो ठीक है, डिलीट ही करते हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो लोड क्या होता है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, थोड़ी सी हैशिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। फिर देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है आसानी से। आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखते हो कन्वर्ट, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू फाइल है। अब यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का भी है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल में आप इतने सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और जो कन्वर्ट वाला था, यहाँ पे कन्वर्ट टू फाइल में, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं कि CSV में कन्वर्ट करना है, HTML में करना है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा आपको वो भी समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मान लो आपको मार्क डाउन या HTML में काम करना है, तो मार्क डाउन का भी ऑप्शन आपको मिलता है कि मार्क डाउन HTML पे आपको काम करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा फॉर्मेटिंग करना। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता, ये सारी चीज़ें काफ़ी लोग हाइड कर रखते हैं, या फिर उनको नॉलेज ही नहीं होती तो बताते नहीं है। तो ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको गूगल शीट, सुपरबेस, जीमेल, SMTP, स्लैक, नोशन, एयर टेबल, ये सारी चीज़ें मेन मेन नोड्स होती है, ये चीज़ें सीखो। जैसे मैंने गूगल शीट बताया, इसमें रीड कैसे होता है, अपेंड कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, तो में CRUD जो ऑपरेशन होते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सब वर्कफ्लोज क्या होते हैं, HITL क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल पे क्या चीज़ें होती है। अब देखो, सब वर्कफ्लोज क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझ लो कि अगर मुझे इसके बाद कहीं और चीज़ एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ सब, ठीक है, तो एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो लिखा है। तो सब वर्कफ्लो में सिंपली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे ऑलरेडी वर्कफ्लो बने होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कोई वर्कफ्लो बना नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे अकाउंट में जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे अकाउंट पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट मैं जाता हूँ बैक, क्रिएट वर्कफ्लो पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा और नॉर्मल बस ऑन अ शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है, और एग्जीक्यूट में सब वर्कफ्लो करता हूँ। तो एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो, तो एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो में क्या होता है, मेरा जो ऑलरेडी वर्कफ्लो बना हुआ है यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाता है, मेरे जितने भी वर्कफ्लो है। जैसे कि मान लो ये वर्कफ्लो है, तो यहाँ पे मैं चेक शीट कर सकता हूँ, चेक शीट वाला मैंने वर्कफ्लो बनाया। और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि ये नोड के बाद मैं दूसरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि पूरा वर्कफ्लो यहाँ पे मुझे वापस बनाना है। मैंने वर्कफ्लो ऑलरेडी कहीं पे बना रखा है, तो मुझे वापस से पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज मैं ये पूरा चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें है ये परफॉर्म हो जाए, तो ये अपने आप यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे बस एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, कहाँ गया ये हमारा, ये रहा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो बस मुझे एक चीज करना रहेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वर्कफ्लोज को भी आपस में जोड़ सकते हो, जो एन में वर्कफ्लोज होते हैं। ठीक है। तो वर्कफ्लो मतलब पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जो चीजें बनती है। अब यहाँ पे ट्रिगर है, आपको ट्रिगर को भी समझना है कि ट्रिगर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कोई चीज़ परफॉर्म होगा, कब कोई चीज़ परफॉर्म करने का टाइम आएगा, तो उसको उसके लिए आपको ट्रिगर समझना है, एक्शन समझना है। फिर एंडिंग कैसे होगा, एंडिंग स्मूथ होनी चाहिए आपकी, एरर हैंडलिंग, सारी चीज़ें कवर करते हुए। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सब वर्कफ्लोज है। HITL है, HITL मतलब होता है ह्यूमन इन दी लूप। ठीक है, तो ह्यूमन को लूप में लेना है, प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें है। जैसे कि सब वर्कफ्लो मैंने आपको बताया, यहाँ पे नोड है, ट्रिगर है, यहाँ पे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, तो वो आपको काम करना है। वेट नोड है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे वेट नोड है, ये मैंने आपको बता दिया। रिज्यूम ऑन वेबहुक HITL। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग अप्रूवल का देखें, दैट सपोज मुझे अप्रूवल लेना है तो हम लोग वेट करेंगे। अप्रूवल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अप्रूवल के लिए हम लोग स्लैक पे डाल सकते हैं। स्लैक पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे हम लोग सेंड करते हैं मैसेज, ठीक है, सेंड अ मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स, इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो ये ह्यूमन इन लूप पे एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म में होता है, व्हाट्सएप वगैरह बहुत जगह होता है कि हम लोग वेट करते हैं जब तक रिप्लाई ना आ जाए। तो रिस्पॉन्स टाइप क्या होगा, अप्रूवल होगा, कि अप्रूवल होना चाहिए, फ्री टेक्स्ट है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको सेटअप करना पड़ता है, जो आप सीखोगे तब आपको करनी है। तो ये एक ह्यूमन इन द लूप होता है कि ह्यूमन वेरीफाई करता है। अगर AI बोलेगा क्या मैं ये ईमेल भेज दूं सामने वाले को, तो आप बोलोगे यस भेज दो, तो भेज दो। अगर वो आपसे पूछता है क्या ये कंटेंट मैं सोशल मीडिया में अपलोड कर दूं, तो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस तरीके से चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी एडवांस चीज़ें भी मैं लिखा है कि डिबग कैसे करना है, ऑडिट लॉग होता है गूगल शीट सुपरबेस का, अप्रूव करना है आपको, रेज्यूमे लिंक का पैटर्न, वर्कफ्लो के सेटिंग्स, आपको टाइम जोन, एरर, वर्कफ्लो, वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी, जो कि प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, वो मेक श्योर कर लेना। और क्रेडेंशियल मैनेजर आपका होना चाहिए, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्रेडेंशियल एक जगह अच्छी तरीके से मैनेज रहे, वो आप देख लो। फिर उसके बाद अगर हम लोग 6 पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको AI नोड्स एंड LLM इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है कि टोकन कैसे काम करता है, LLM कैसे काम करता है, एंथ्रोपिक क्या है, ओपन AI क्या है, जेमिनाई क्या है, ओलामा क्या है, LLM का चेन नोड कैसे काम करता है, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेक्स्ट क्लासीफायर क्या है, आपका समराइजेशन चेन नोड क्या है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे AI पे जाऊँगा, तो AI पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आपके पास AI एजेंट है, एंथ्रोपिक है, गार्ड ड्रिल्स है, ठीक है, सेफ गार्ड AI मॉडल्स फ्रॉम मेलिशियस। तो यहाँ पे चेक टेक्स्ट फॉर वायलेशन, सैनिटाइज टेक्स्ट, ये आपको गार्ड ड्रिल्स पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए AI को, कि AI गलत रिस्पॉन्स ना दे दे या फिर आपका पर्सनल चीज़ इंफॉर्मेशन रिलीज ना कर दे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। तो अभी AI में जाते हैं, और AI में आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें, बेसिक LLM चेन क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर चेन क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। AI ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो इस बेसिस पे कैसे करना है, जैसे हमें करना है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर, तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर, ये आपको जानना है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर होता है कि मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, मुझे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है AI को यूज़ करके, जो कि नॉर्मली मैं कैपेबल नहीं हूँ ऐसे वर्कफ्लो बना के। तो यहाँ पे मॉडल में ऐड कर दूंगा। मॉडल में आप देख सकते हो मल्टीपल मॉडल्स है, कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट कर लो। अभी मॉडल कैसे लगाना है, मॉडल का API की कैसे यूज़ करना है, कैसे सिक्योर रखना है, तो वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये मॉडल्स आपको मिल जाते हैं NLM। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। अब आप AI एजेंट्स बनाते हो, मान लो नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हो AI एजेंट पे, तो AI एजेंट का एक नोड होता है जहाँ पे आप क्या कर देते हो, पूरा का पूरा एक एजेंट बना देते हो। अब ये जो एजेंट रहता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जो एजेंट रहता है उसके पास चैट मॉडल रहता है कि भाई कौन सा चैट मॉडल आप यूज़ करोगे। लेट सपोज मैं ओपन AI का यूज़ करूंगा, जो कि चैट GPT है। ठीक है, ओपन AI बेसिकली चैट GPT, इसको एक मेमोरी दे दूंगा, एक सिंपल मेमोरी जहाँ पे डेटा स्टोर रहेगा। तो इसको अपने को एक मेमोरी देनी पड़ेगी जहाँ पे डेटा स्टोर रहेगा। फिर उसके बाद एक टूल रहता है इसमें। अब मेमोरी क्या होता है, चैट मॉडल क्या होता है, टूल क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। और टूल में भी आपके पास बहुत सारे टूल है। तो MCP क्लाइंट टूल क्या होता है, MCP बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। MCP में आप लिटरली मल्टीपल, आपको 20-25 API इंटीग्रेशन नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ MCP आप सेटअप करोगे, और 20-25 टास्क जो भी कोई दूसरा प्लेटफॉर्म परफॉर्म करता है, वो अगर MCP सर्वर आपको देता है तो वो आपका चीज़ हो जाएगा। आपको MCP सर्वर बनाना भी आना चाहिए। N8N यूज़ करके आप MCP सर्वर बनाते कैसे हो, तो वो भी चीज़ आपकी आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे फिलहाल टूल में हम लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल शीट है। तो गूगल शीट अगर मैं देना चाहता हूँ, तो ये AI एजेंट क्या करेगा, खुद ही गूगल शीट से डेटा ले लेगा और मुझे बता देगा। ठीक है, मुझे जो भी जानना है, मैंने पूरा वर्कफ्लो सेटअप नहीं किया, AI एजेंट के पास एक्सेस रहेगा कि वो गूगल शीट पे मेरा कोई भी डेटा पढ़ सकता है। अगर आप चाहते हो अपडेट कराना तो अपडेट भी करा सकते हो, ईमेल भी करवा सकते हो। तो ये AI एजेंट आपके बेसिस पे सारा डिसीजन लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेन, ये जो मॉडल है हमारा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। स्ट्रक्चर्ड जेसन होता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जाए, तो इसके अंदर लेवल की सेटिंग्स भी आपको जाननी है कि भाई सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है। रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट आप करोगे तो स्पेसिफिक आउटपुट होता है। इनेबल फॉल बैक मॉडल, अगर ये फेल कर गया तो फॉल बैक मॉडल क्या होगा। फिर ऑप्शंस में जाके आप सिस्टम मैसेज करोगे तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है। तो आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट भी सेटअप करना पड़ता है कि भाई ये AI करेगा क्या, इसका रोल क्या है। सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, यूजर प्रॉम्प्ट होता है, तो आपको वो समझना पड़ता है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फॉल बैक मॉडल है यहाँ पे। अगर हम लोग प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल बैक मॉडल में अगर मैं चाहूँ तो एंथ्रोपिक का लगा दूँ, तो एंथ्रोपिक का मैंने फॉल बैक मॉडल लगा दिया। तो इस तरीके से आपका एक फॉल बैक मॉडल लग गया। ठीक है, अगर आपको और फॉल बैक मॉडल लगाने हैं तो आप और फॉल बैक मॉडल लगा लो यार। यहाँ पे थ्री डॉट में जाके डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मान लो मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ फॉल बैक मॉडल से, तो आई गेस दूसरा कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मल्टीपल फॉल बैक्स भी लगते हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मल्टीपल फॉल बैक भी होगा यहाँ पे। मैक्स इटरेशन, ऑटोमेटिक पास थ्रू, इनेबल स्ट्रीमिंग, बैच प्रोसेसिंग। ओके, ओके गाइज, तो मुझे याद आया यहाँ पे मैंने हटा दिया अभी ये एंथ्रोपिक वाला। और ये जो फॉल बैक मॉडल है हो सकता है थोड़ा सा मैसी सा लगे, टेक्स्ट कोलाइड करता है, लेकिन यहाँ पे प्लस बटन में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन रहता है मॉडल सेलेक्टर। तो यहाँ पे मॉडल सेलेक्टर पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 कर देते हैं, यहाँ पे आप 3 4 जितना चाहो कर सकते हो। तो मॉडल सेलेक्टर में यहाँ पे 4 मॉडल्स रहेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपने आप ये मॉडल सेलेक्ट करने का अगर कोई काम नहीं करता है तो वो अपने आप चीज़ें सेलेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे करेंटली नो आइटम्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पे रूल हम लोग कर सकते हैं, कोई भी रूल बनाना है तो ऐसे 3 4 मॉडल कैसे कर सकते हैं फॉल बैक मॉडल में, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर जेसन आउटपुट, ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मैंने लिखा था। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा था इसके बेसिस पे देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। यहाँ पे आउटपुट पार्सर है, अब आपको आउटपुट पार्सर समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर क्या है, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देना है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको रिजल्ट मिले, एआई जो है स्ट्रक्चर्ड वे में रिजल्ट दे। अब देखो एआई एजेंट के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। क्या आपको ये चीज़ पता था? अगर आप ऑलरेडी चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो आप खुद देखो यहाँ पे। सो एम्बेडिंग नोड्स, अब इसके बाद देखो रैक सिस्टम भी है। आपको ये चीज़ तो समझनी है कि टोकन क्या होते हैं, चेन एआई नोड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ आप समझो। अब इसके बाद रैग वेक्टर्स एंड नॉलेज बेसिस क्या होता है आपको वो समझना पड़ेगा। अब देखो जब हम लोग एआई के थ्रू काम करते हैं तो बार बार क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टम में मैसेज है वो जाता है, हमारे मेमोरी में मैसेज जो है वो जाता है, ये हमारा मेमोरी है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन चले जाता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन एआई के पास जाता है तो इनपुट टोकन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण जो एआई है वो बहुत ज़्यादा टोकन यूटिलाइज करता है और हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो उस कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए और एआई अच्छी तरीके से सर्च कर पाए, उसको पूरा डेटा ना पढ़ना पड़े, उसके लिए हम लोग रैक सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली एक 3D वेक्टर स्पेस है जो आपको ये प्रोवाइड करता है। ये एक 3D वेक्टर स्पेस प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग समझने जाए तो यहाँ पे ये एक एक्सिस टाइप का क्रिएट करता है जहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस रहता है, ये आपका वाई एक्सिस रहता है, आपका जेड एक्सिस भी रहता है। तो इस तरीके से एक्स वाई जी एक्सिस रहता है। वैसे एक्स ये होगा, वाई ये होगा और ये इसके ऊपर है तो ये जेड होगा। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। तो ये आपका एक्स वाई और जी एक्सिस, तो ये आपका रहेगा एक क्यूब की तरह 3D स्पेस रहता है, जो सिमिलर चीज़ें रहती है वो एक जगह स्टोर करके रखता है। आपको समझना नहीं है अच्छी तरीके से, लेकिन आप ये समझ के चलो कि ये आपको पढ़ना होगा। रैक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज बेस बनाने के लिए। चैट बॉट आप बनाते हो या फिर रेगुलर जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन में काम होता है, कंपनी के डेटा पे आप ट्रेन करते हो, तो रैक बेस्ड आपको चीज़ें बनानी पड़ती है जिसमें आपको सिंपल समझना पड़ता है कि आपको एम्बेडिंग्स में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसको रिट्रीव कैसे करना पड़ता है, कैसे आप रैक सिस्टम बनाओगे, कैसे आप वेक्टर स्पेस में स्टोर करोगे, फिर वहां से रिट्रीव कैसे करोगे, रीड कैसे करोगे डेटा को, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। रिकर्सिव कैरेक्टर क्या होता है, टेक्स्ट स्प्लिटर क्या होता है, डॉक्यूमेंट लोडर नोड्स क्या होता है जैसे कि ड्राइव है, नोशन है, बाइनरी है, वहां पे चंक साइज क्या होता है, ओवरलैप की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वेक्टर स्टोर क्या होता है, सुपर बेस, पाइन कोन, ये सारी चीज आप समझोगे। इंसर्ट कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, मेटा डेटा टैगिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर, रैक क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, रिकॉल कैसे किया जाता है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे समझनी होती है। ठीक है, तो ये रैक सिस्टम है। तो रैक सिस्टम भी बहुत सिंपल होता है यार। अगर इसके सामने अगर हम लोग रैक सिस्टम बनाने जाए तो यहाँ पे पूरा पाइन कोन का बनता है, तो वो अभी मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ एक्चुअली में। तो 1 मिनट में दिखा ही देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे रैग वाला सिस्टम बनाया है जहाँ पे इंजेक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग डालते हैं जैसे सुपर बेस में वेक्टर स्टोर है तो यहाँ पे हम लोग एम्बेडिंग करते हैं, उसके लिए एक एआई मॉडल का यूज़ करना पड़ता है। फिर डॉक्यूमेंट हम लोग करते हैं, फिर रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, जो जो मैंने टर्म्स यूज़ किया वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे मैसेज में हम लोग बात करते हैं एआई से तो फिर वो सुपर बेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। किस बेसिस पे? इसके बेसिस पे जो आपका हमने डेटा स्टोर किया है वेक्टर स्पेस पे। तो बस यही है जहाँ पे हम लोग चीज़ें करते हैं। आपको रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे पूरी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे हम लोग रिट्रीव करेंगे। तो बस यही है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी अपने को जाना पड़ेगा जब हम लोग सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करें, बैक हो गया।
ठीक है गाइस, तो रैग होने के बाद जो हमने रैग देखा है ये 7th वाला। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो आता है ये P8 वाला, जो अपना 8 है, फेज 8। उस फेज 8 में हमें जो काम करना है वो है एआई एजेंट्स एंड एजेंटिक वर्कफ्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एआई एजेंट्स बिल्ड करेंगे, एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल मेमोरी टूल्स, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, तो आपको ये सीखना है। यहाँ पे तो एआई का बेसिक था जहाँ पे टेक्स्ट क्लासीफायर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग रियल में एजेंट्स यूज़ करेंगे। तो एजेंट्स मैंने वही बता दिया था। तो सेम है, मॉडल मेमोरी टूल्स वो आपको समझना पड़ेगा। रिएक्ट लूप, थिंक कैसे होता है, एक्ट कैसे होता है, ऑब्जर्व कैसे करता है, मैक्स इटरेशन कितना होना चाहिए, ऑलवेज सेट दिस कि मैक्स इटरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे ये बार बार रन करता है, तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है। यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाके मैक्स इटरेशन कितना होगा, तो 10 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है। तो ऐसे लूप में ना चलते रहे, कोई एक बार बात कर रहा है और वो चीज़ें बार बार चीज़ें हो जा रही है। तो मैक्स इटरेशन क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो मैक्स इटरेशन के बाद आपका यहाँ पे कि टूल नोड्स, जैसे कैलकुलेटर हो गया, कोड हो गया। अब जो एआई है वो एक्चुअली में टूल्स में आप कुछ भी दे सकते हो। आप यहाँ पे कैलकुलेटर दे सकते हो ताकि वो कैलकुलेट कर पाए। कोई चीज़ अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेगा यहाँ पे, ठीक है, वो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेगा। अगर आप चाहते हो वो कोड रन करे कोई भी, तो यहाँ पे कोड का टूल रहेगा जहाँ पे वो जावा स्क्रिप्ट, पाइथन ऐसे कोड रन कर सकता है। ठीक है, कोड रन करके आंसर दे सकता है। तो ये कोड रन कर सकता है। आप देख सकते हो एआई आपके बेसिस पे कोड रन करेगा और उसका आंसर भी बता सकता है। ठीक है, तो कोड रन करने की भी हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी दे दी है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे ईमेल भेजना, वो सारी चीज़ें करना, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो। मान लो किसी और प्लेटफॉर्म में करना है जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड ही नहीं है, तो यहाँ पे आप HTTP रिक्वेस्ट, ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आप HTTP रिक्वेस्ट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप जितना चाहोगे ना उतना कॉम्प्लेक्स करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी ये हो गया कॉम्प्लेक्स, तो मैं इसको सेलेक्ट करके, एक ये भी है कि राइट क्लिक करके मैं इसको टाइडी अप सिलेक्शन कर दूंगा। तो थोड़ा सा भी टाइडी अप है, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा चेन में बना दिया। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे होती है, कैसे इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इट्स क्वाइट अमेजिंग कि आप जब ये सीखते हो तो आपको मज़ा भी आएगा काफ़ी। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया, बस पढ़ाने वाला इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए तो काफ़ी मज़ा आ सकता है इसमें। और लिटरली कोर्स के ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे आगे कि ये जो पूरी चीज़ है मैं आपको सिखाने वाला हूँ गाइस। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद टूल नोड्स क्या होता है, कैलकुलेटर, कोड, HTTP रिक्वेस्ट, ये मैंने आपको बताया। फिर एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो, यहाँ पे भी आप सब वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मान लो टूल्स पे मैं गया, प्लस पे, यहाँ पे भी मैं सब वर्कफ्लो लिखूंगा। सब वर्कफ्लो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग रहता है। सब वर्कफ्लो के लिए आपको कॉल N8N वर्कफ्लो टूल ये रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी वर्कफ्लो को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे एआई आपका किसी भी वर्कफ्लो को यूज कर सकता है। अब यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली, दूसरे अकाउंट में मेरे। सो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे टूल आप कॉल कर सकते हो दूसरे वर्कफ्लो को जो N8N में ऑलरेडी बना हुआ है, उस वर्कफ्लो को यूज आप कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल, अब यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स भी आप बना सकते हो। आगे मैं आता हूँ, यहाँ पे एक और एआई एजेंट ले लेता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। तो एक एआई एजेंट, तो यहाँ पे मतलब कि एक एआई एजेंट बता दिया। नेक्स्ट स्टेप पे भी हम लोग एआई एजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे भी एआई एजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैट मॉडल पे हम लोग वापस चैट GPT का सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन एआई मॉडल सेलेक्ट कर लिया। मेमोरी में हम लोग सिंपल मेमोरी लगा दिए। वैसे और भी ऑप्शन है मेमोरी में, आपको बाकी चीज़ें भी समझनी है। जैसे जाओगे ना, ये MongoDB है, पोस्टग्रेस है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मेमोरी आपको यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस मेमोरी लेवल पे। सो अभी मैं सिंपल मेमोरी यहाँ पे लगाऊंगा और टूल पे जाते हैं। टूल पे जाने के बाद मैं आपको यही बता रहा था कि क्या बता रहा था मैं आपका, ये मल्टी एजेंट वाला। बट मल्टी एजेंट से पहले ये देख लेते हैं। वेक्टर स्टोर है, रिट्रीव करना, तो रिट्रीव करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हो उससे रिलेटेड नोड, कि सुपा बेस पे आप कर रहे हो, पाइन कोन पे कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पाइन कोन लिखा था, फिर पाइन कोन का होगा। तो पाइन कोन वेक्टर स्टोर, यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि कैसे करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है मेमोरी नोड। विंडो बफर क्या होता है, पोस्ट बेस, रेडीज, ये भी मैंने आपको दिखाया। ये चीज़ें आपको देखनी है। सेशन आईडी मैनेजमेंट, सेशन का आईडी भी आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि सेशन आईडी कैसे मैनेज होता है।
जैसे यहाँ पे हम लोग जाते हैं मेमोरी पे जाते हैं, मेमोरी में अगर चैट कनेक्टेड फिगर नोट की जगह डिफाइन बिलो करे तो यहाँ पे की होता है, तो ये सेशन का आईडी रहता है की में। तो ये क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका HITL, ह्यूमन इन दी लूप, इसको आपको लेना है। कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, जैसे AI डिसीजन ले रहा है तो उसको आपको प्रोटेक्ट भी करना है, तो गार्ड ड्रिल्स भी होगा। जैसे कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ना कर दे उसके लिए आप गार्ड ड्रिल्स भी करोगे, ठीक है, तो वो भी आपको यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप सीख लो, ठीक है, ये चीज़ आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको एक्चुअली में अच्छी तरीके से करना है, प्रोडक्शन लेवल पे अच्छी तरीके से मैनेज करना है। फिर उसके बाद मल्टी एजेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन, उस पर हम लोग आते हैं कि वाई मल्टी एजेंट। जैसे 4 सिनेरियोज है, जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रा आपको बनाना है, सिक्वेंशियल पाइपलाइन बनाना है, फैन आउट पैरेलल एजेंट्स, क्रिटिक एंड रिफाइनमेंट लूप, ऐसे 4 सिनेरियोज होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं। तो अभी बहुत सिंपल हम लोग मान के चलते हैं, अगर आपको मल्टी एजेंट बनाना है तो क्या होगा, टूल के अंदर आप AI एजेंट ऐड कर दोगे, AI एजेंट टूल, इसमें जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे कि मान लो ये अपना मैनेजर है, ठीक है, इसको मैंने रीनेम करके मैनेजर कर दिया, यहाँ पे मैनेजर कर दिया। अब मैनेजर करने के बाद यहाँ पे लेट सपोज मैं दूसरा टूल ऐड किया, यहाँ पे भी AI एजेंट कर दिया, ठीक है। एक जो है मेन मैनेजर है वो हेड है, और ये जो है हमारा ये सेल्स मैनेजर है, ये जो है ये सेल्स मैनेजर है जो कि सेल्स देखता है, ठीक है। सेल्स यहाँ पे प्रॉपर लिख देते हैं, सेल्स मैनेजर, मैनेजर। वैसे यार मैं इतना बता क्यों रहा हूँ यार, बहुत बड़ी वीडियो मैंने बना दी है। मुझे बताना है यार ज़रूर कमेंट में, मतलब इस तरीके की वीडियो को पसंद आती भी है, मतलब बहुत बड़ा रोड मैप हो गया लिटरली। सेल्स मैनेजर, अब यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। टूल में जाते हैं, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया। अब इसके बाद फाइनेंस, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सॉरी यहाँ पे लिख दिया AI एजेंट ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइनेंस वगैरह लिख के भी कर सकते हो, बट मैं इतना नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखो 3 एजेंट है, अब इस 3 के अंदर में भी आप और एजेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चैट मॉडल डाल दो, ठीक है, यहाँ पे ओपन AI, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे टूल है हमारा, तो टूल में हम लोग अगेन यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग AI एजेंट, कि कौन सा AI एजेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग 2-3 AI एजेंट दे सकते हैं लिटरली। मतलब आप देखो कितना डिटेल में हम लोग चीज़ें कर सकते हैं एजेंट के अंदर और एजेंट। तो अब ये जो एजेंट रहेगा वो डिसीजन देगा। अब इसको ट्रेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट भी सेट करना पड़ेगा। तो एक एजेंट के अंदर इतने सारे एजेंट हम लोग बना रहे हैं, यही ऑर्केस्ट्रेशन है मल्टीपल एजेंट्स का। अब यहाँ पे जो है सेल्स मैनेजर है, एक जो रहेगा सेल्स मैनेजर के अंदर कौन है, जो फॉलोअप ईमेल सेंडर है, ठीक है, एक फॉलोअप ईमेल सेंडर है, ठीक है, फॉलोअप ईमेल सेंडर है। और एक जो है वो फॉलोअप ईमेल सेंडर हो गया। फिर उसके बाद असिस्टेंट, असिस्टेंट हो गया, या फिर मान लो कोई कॉलिंग एजेंट हो गया जो कि कॉल करता है, ठीक है, कॉल करता है। तो इस तरीके से ये कॉल करता है, ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे वेलकम ईमेल के लिए एक अलग हो गया, मान लो AI एजेंट और हम लोग ले लेंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल लेयर के अंदर लेयर आते जाएगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे सिनेरियोज में आप कैसे काम कर सकते हो, इस लेवल के प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तब आप चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका चीफ फॉर एग्जीक्यूशन, मॉडल राउटिंग क्या होता है। अब मॉडल राउटिंग भी आपको सीखना है कि चीफ फॉर एग्जीक्यूशन, लार्ज फॉर प्लानिंग, कास्केडेड एस्केलेशन। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट AI मॉडल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको मॉडल राउटिंग भी यूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम लोग चैट मॉडल पे अगर हम लोग जाए, यहाँ पे प्लस पे अगर हम लोग नीचे जाए और यहाँ पे चैट मॉडल पे प्लस पे जाए और यहाँ पे जाए तो मॉडर्न सेलेक्टर आपको मिल जाता है कि मॉडर्न कौन सा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2-3 जितने भी आपको 3-4 रखना है, तो मॉडर्न राउटिंग है, तो इसको हम लोग बता देंगे कौन सा मॉडल कब यूज़ करना है। ऐसे 3-4 मॉडल्स आप यहाँ पे रख सकते हो, AI कौन सा यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे बता दोगे कि अगर सिंपल ये सिनेरियो है तो फर्स्ट वाला मॉडल यूज़ करो, अदरवाइज सेकंड यूज़ करो, अदरवाइज थर्ड यूज़ करो। तो वहाँ पे कॉस्टिंग बच जाती है। तो ये स्केलेबल तरीका है ये सारी चीज़ें करने का, तो वो आप याद रखो। तो यहाँ पे फिर कैस्केडेड एस्केलेशन, सुपरबेस का चेक पॉइंट एंड स्टेट हो गया, असिंक एजेंट पैटर्न, जैसे जॉब आईडी और पोलिंग है, आपको जॉब आईडी मेंटेन करना है कि भाई पोलिंग कैसे होता है। अब ये जो चीज़ है थोड़ा एडवांस दिखा भी नहीं सकता मैं,
बट एमसीपी सर्वर ट्रिगर कैसे आपको मैनेज करना है, एमसीपी क्लाइंट टूल क्या होता है, उस पर कैसे काम करना है, कि दूसरे आप वेब एप्लीकेशन से कैसे बात कर सकते हो, एमसीपी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जो आपका मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, तो वो आपको करना है। इवेल्युएशन नोड प्लस इवेल्युएशन ट्रिगर होना चाहिए आपके पास, कि आप हर एक चीज़ को इवेल्युएट कर रहे हो। यहाँ पे इवेल्युएशन आपने सेट कर रखा है, ऐड इवेल्युएशन ट्रिगर करके आपको इवेल्युएशन ट्रिगर ऐड करना है, जिससे आप इवेल्युएट कर पाओ पूरा नोड जो है, पूरा वर्कफ्लो जो है वो आपको इवेल्युएट करना है। फिर उसके बाद आपका फेज 10 आ जाता है, जो कि फाइनल फेज है, जो कि प्रोडक्शन स्केलेबल एंड मोनेटाइजेशन वाला फेज है, जहां पे आप जाते हो क्लाउड या फिर वीपीएस या फिर डॉकर का यूज करके उस उन चीज़ों का डिफरेंस आप समझते हो, जिसमें वीपीएस पे हम लोग डॉकर इंस्टॉल करते हैं और डॉकर के अंदर ही हम लोग एनिटेन वगैरह इंस्टॉल करके रखते हैं, कि डॉकर कंपोज करते हैं, एनिटेन पोस्ट रिलीज रेडीज कैडी, ये कैसे काम करता है। अगर आप नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको जस्ट 1 क्लिक में सेटअप मिल जाता है होस्टिंगर में, तो होस्टिंगर में आप कर सकते हो। और इवन अगर होस्टिंगर पे मैं जाऊं भी, यहाँ पे सर्विसेज पे, तो यहाँ पे वीपीएस होस्टिंग पे मैं अगर जाता हूँ, वीपीएस होस्टिंग पे अगर मैं चूज़ प्लान भी करता हूँ, कोई भी प्लान चूज़ करता हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें ऑप्शन दिखती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एनिटेन, मुझे एनिटेन इंस्टॉल करना है, तो एनिटेन में आप देख सकते हो 3 चीज़ें हैं। तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल एनिटेन है जो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि फीचर्ड भी है, लेकिन आपको नॉर्मल एनिटेन यूज़ नहीं करना, क्यू मोड करना है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार में काफ़ी सारी चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पे ना आपको वर्कर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ना वर्कर्स मिलता है। अब आपको वर्कर्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या होता है, तो आपको हमेशा ये क्यू मोड यूज़ करना है, तो ये भी मैंने आपको यही भी बता दिया। तो क्यू मोड यूज़ करो। क्यू मोड क्या होता है, मेन होता है, वर्कर होता है, यहाँ पे रेडिस होता है, तो मल्टीपल जो वर्कफ्लोज एग्जीक्यूशन जो हो रहे हैं, हो सकता है आपके साइड में ज़्यादा ट्रैफिक ना आता हो, तो शुरुआत में तो ठीक है, या फिर ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करो, बट जब ज़्यादा रिक्वेस्ट होने चालू हो जाते हैं एक ही टाइम पे, तो आपको वहाँ पे वर्कर रखते हैं, तो जिससे वो परफॉर्म हो पाए। अदरवाइज चीज़ें जो रहती है वो क्यू में जाती रहती है, तो क्यू मेंटेन करना आपको, तो क्यू मोड वाला रहता है कि 3 वर्कर है वो काम कर रहे हैं और बाकी क्यू मोड में, मतलब कि ये जो चीज़ है वो पेंडिंग पड़ी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। अदरवाइज क्या हो सकता है, नॉर्मल एन10 में वो मिस हो सकता है, तो मिस ना हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, गिट सोर्स कंट्रोल प्लस ब्रांचेस क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। फिर स्टेजिंग प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स क्या होता है, रेट लिमिटिंग कैसे हैंडल करना है, जैसे रेट लिमिट बहुत ज़्यादा किसी ने रिक्वेस्ट कर दिया तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रैक करना है, एरर हैंडलिंग कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे इवेल्युएट कैसे करना है कि क्या चीज़ मिस हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रहा, तो उसके बीच में भी नोट्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। प्रॉम्प्ट की कैशिंग कैसे होती है, आप वो देखोगे कि बार बार आपको चीज़ें कॉस्टिंग जिससे आपकी बचती है। फिर उसके बाद आपके सर्किट ब्रेकर्स पैटर्न्स, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। फिर आरओआई की कम्युनिकेशन कैसे करेंगे स्टेक होल्डर तक, फ्रीलांस कैसे करना है, सैस आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है तो उसको ट्रैक कैसे करना है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है प्रोडक्शन लेवल पे। और इसके आगे हम लोग जाएंगे तो मोनेटाइज करने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, तो जब फाइनल स्केल पे जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। तो आपने देखा कितना ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ हमने कवर किया, और एन के अंदर ही वर्कफ्लोज में कितनी सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की, और लास्ट में आपको पब्लिश कर लेना है और आपका नोड डन हो जाएगा। तो यही था गाइज मेरे तरफ से एन के लिए। और एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल का जो चीज़ मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, मेक श्योर कर लेना यार, डेटा कंट्रोल फ्लो जो ये कोड नोड वगैरह है, यहाँ पे जो इफ एल्स वाला है ये भी आप मैनेज करो। जैसे जो इफ है, इफ सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में चलना चाहिए, इस सिचुएशन में नहीं चलना चाहिए। स्विच नोड है, ये भी चीज़ आप मास्टर करो। यहाँ पे कोड नोड है, जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लगता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोड नोड कैसे यूज़ करना है, कोड इन जावास्क्रिप्ट पाइथन, ये सारी चीज़ें भी रहती है कि यहाँ पे आप ये चीज़ें यूज़ करते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये आपका स्टेप जो रहेगा वो मान लो इसके बाद आता है कि आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना है या फिर डेटा मैनिपुलेट करना है। तो मैनिपुलेट करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, और वो भी एआई का यूज़ करके ही आप लिख सकते हो। आपको जावास्क्रिप्ट एन10 में आने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन भी आने की ज़रूरत नहीं है, एआई ही पूरी ये कोड लिख के आपको दे देगा। तो वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ना इफ़ एल्स का सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें रहती है, इफ़ एल्स भी ये हैंडल कर लेता है। यहाँ पे इफ़ का सिचुएशन है कि अगर ये होगा, ट्रू है, फॉल्स है तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन ना आपको देखना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर आप वर्कफ्लो हैंडल कर लेते हो, मल्टीपल सिनेरियो हैंडल कर लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लिटरली बन जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये इस पे तो नहीं, लेकिन मेरा एक और वर्कफ्लो था जो मैंने अभी ओपन किया था थोड़े दिन पहले, तो वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। जॉब वाला ही था आई गेस, मैं एक बार ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया इसको। तो यहाँ पे जैसे स्विच नोड है ना, यहाँ पे स्विच नोड कैसे यूज़ हुआ है, एक बार स्विच नोड यूज़ हुआ है 2 सिनेरियो में, अगर रिमोट है तो यहाँ जाएगा, ऑन साइट है तो यहाँ जाएगा। और यहाँ पे भी 4 रोल है यहाँ पे कि 4 किस तरीके से, यहाँ पे पेमेंट टाइप क्या है,
ठीक है, उसके हिसाब से गया है, पेड है, अनपेड है, पेड प्लस अनपेड है, तो किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है यहाँ पे। तो वर्कफ्लो तो बना है, लेकिन ये सिनेरियो हैंडल करना, सिचुएशन हैंडल करना कि कब क्या एग्जीक्यूट होगा, तो इफ एल्स के सिचुएशन स्विच क्रिएट करना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल चीज़ है। तो यही था गाइज मेरे तरफ से N10 का कंप्लीट रोड मैप। आई होप आपको ये रोड मैप देख के समझ आ गया होगा। N10 आपको एक्चुअली में सीखना अच्छी तरीके से, तो कैसे सीखना पड़ेगा, और इसी के ऊपर मैं पूरा का पूरा कोर्स ला रहा हूँ, और ये बहुत एडवांस लेवल तक का है जो मैंने 10 फेज लिखा है। अभी जो मैं कवर करूंगा वो बिगिनर लेवल का करूंगा, और काफ़ी लोगों के लिए तो वो भी एडवांस कोर्स है, काफ़ी लोग एडवांस लिख के चलते हैं। तो ये जो 20 टॉपिक्स है ये मैं कवर करने वाला हूँ अपकमिंग वीडियो में। ये मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे से आएगा, आज थर्सडे है, ठीक है, आज थर्सडे, तो आज थर्सडे 26 है, तो आप कैलकुलेट कर लो वेंसडे को कौन सा डेट पड़ेगा। इवन मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, तो ये होली वाला दिन जो है, ये होली वाले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो 4 है, 4 मार्च, ठीक है। तो 4 मार्च से हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो मैं वीडियोस डालूंगा 4 मार्च से। कंसिस्टेंसी कितनी रहेंगी वो उस समय मैं बता पाऊंगा कि कैसी रहेगी। तो कंप्लीट रोड मैप जो है ये वीडियो मैंने आज डाल दिया, तो 19 वीडियो अब बचेगी, जिसमें हम लोग समझेंगे कि AI ऑटोमेशन बिल्ड करने के लिए पहले क्या करना है। 80% ऑफ N10 हम लोग समझ लेंगे। फिर सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बताऊंगा, क्योंकि आपको वर्कफ्लो क्लियर नहीं रहता, तो मैं एक सिंपल सिनेरियो लूंगा जिसमें 1-2 नोड्स यूज करूंगा, फिर वहां से लेकर 10-15 नोड्स तक हम लोग जाएंगे, AI एजेंट्स को भी बीच में लाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो कैसे बनाना है, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो तक जाएंगे जिससे आप थोड़ा सा हैंडी हो जाओ। फिर टॉप 1% N10 यूजर क्या मास्टर करते हैं वो आप सीखोगे। फिर ट्रिगर्स क्या होते हैं, जो ट्रिगर है हम लोग उसको मास्टर करेंगे। एसेंशियल नोड्स जो है N10 में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जेसन क्या होता है, कैसे आपस में डेटा पास होता है, वो हम लोग बात करेंगे। कंट्रोल कैसे करना है फ्लो को, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल किया है ना, कहाँ गया हमारा सिनेरियो, आई गेस ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे फ्लो को मैंने कंट्रोल किया, यही फ्लो कंट्रोल का टॉपिक है, फ्लो कंट्रोल कैसे करना है, तो वो चीज़ हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद डेटा को कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, फिल्टर कैसे करते हैं, डेटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। फिर कोड नोड को कैसे मास्टरी करते हैं, तो कोड नोड जो है वो आप ये देखोगे, कोड नोड कैसे रन करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। फिर API को हम लोग मास्टर करेंगे, API कैसे यूज़ करना है, दो एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करना है, वेबहुक कैसे काम करता है। फिर ऑल जितने भी AI नोड्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए इस पे बात करेंगे। तो जितने भी AI नोड्स हैं उस सबको हम लोग यूज़ कर लेंगे जो AI नोड से रिलेटेड है। N10 एवरी नोड्स एक्सप्लेन, तो N10 के सारे नोड्स यहाँ पे बताऊंगा, N10 के एवरी AI नोड्स यहाँ पे आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद एजेंट नोड क्या होता है, मास्टरिंग AI एजेंट नोड, फिर सेल्फ होस्ट कैसे करना है N10 को, फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद जो आएगा इसका इंटरमीडिएट वर्जन आएगा। तो आपका अगर रिस्पॉन्स इसमें सही मिलता है तो मैं इंटरमीडिएट वर्जन जरूर लाऊंगा, फिर एडवांस वर्जन आएगा। तो 3 कोर्सेज आएंगे N10 के। तो ये तो अभी बेसिक ही है जो मैं आपको बताया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बट बेसिक लेवल पे। और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बता पाऊंगा, जैसे मल्टीपल मॉडल होता है, ऑर्केस्ट्रेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो बहुत सारे टॉपिक है जो मैं नहीं बता पाऊंगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे। फिर इंटरमीडिएट लेवल पे समझेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो ये अभी तक का है, फेज 1 में आप ये सीखो पहले, ठीक है। बस आपको इतना समझना है, आप यहां से सीखो कहीं और से सीखो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो कि क्या चीज़ है, और इस रोड मैप को अच्छी तरीके से फॉलो करो, देन आपका काम बन जाएगा। मतलब जिस तरीके से मैंने मास्टरी की है, जितने चीज़ें ऑटोमेट किया है वो यही है। इस लेवल पे आप समझ जाओगे तो चीज़ें बन जाएगी। सो आई होप गाइज आपको पसंद आ गया होगा। बस मैं यही चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, जो मैं ये सीरीज लॉन्च करूँगा, यहाँ पे जितनी भी वीडियोस आएंगी, जितनी भी वीडियोस, उस सब में ना नीचे हाइप का ऑप्शन रहता है, हाइप बटन पे जरूर क्लिक कर देना, हाइप पॉइंट्स मुझे प्रोवाइड करना, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। तो बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। सो प्लीज़ इसमें मुझे सपोर्ट करना, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी आप जो बोलोगे आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, रिसोर्सेज चाहिए आपको, N10 में एडवांस लेवल पे चीज़ें सीखनी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप उसके क्वेश्चन पूछो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सो बस चाहिए जो है वो है सपोर्ट। और आपको अगर ये रोड मैप पसंद आया तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो कि हाँ यार रोड मैप पसंद आया, कुछ मुझे बताओ कि कितना यूनिक लगा आपको बाकी रोड मैप से। ऑल दो वीडियो काफ़ी बड़ी थी, सो मैं आपका टाइम और नहीं लेना चाहूँगा। अब मिलते हैं सीधा कोर्स में, ये कोर्स स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे N10 में कि क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है यूज़ करने के पहले। तो N10 यूज़ करने के पहले क्या चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ मिस कर दिए तो बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। सो ठीक है गाइज, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे N10 का जर्नी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।